आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का। तो इसमें जो भी करंट अफेयर्स होगा वो 1 से 7 जुलाई तक जो भी कंपाइलेशन है वो एक साथ। तो पहले हम पढ़ते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, जो भी बैंकिंग न्यूज़ है वो एक साथ। तो इससे बोला जा रहा है कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने एक एमओयू साइन किया इंडियन आर्मी के साथ, जिसके अंतर्गत ये बोला है कि पंजाब एंड सिंध बैंक ये ऑफर करेगी डिफेंस सैलरी पैकेज का एक अकाउंट। ठीक है, तो इस अकाउंट के साथ जो है कुछ फ्री इंश्योरेंस कवरेज भी रहने वाला है। अभी फ्री इंश्योरेंस कवरेज कितना रहेगा वो हम देखते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा, अगर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात करें तो वो 1 करोड़ तक मिलेगा, और अगर एयर इंसिडेंशियल कवरेज की बात करें तो उसकी इसमें ये 1.2 करोड़ तक मिलेगा। इसी के साथ रिसेंटली कुछ डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया था पंजाब एंड सिंध बैंक ने। वो डेबिट कार्ड था पिंक डेबिट कार्ड, और ये डेबिट कार्ड स्पेशली जो है वुमेन के लिए लॉन्च किया गया था, और ये डेबिट कार्ड था पावर्ड बाय पे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद फ्लिपकार्ट ने जो है लॉन्च किया एक नया यूपीआई ऐप जिसका नाम है सुपर डॉट मनी। ये सुपर डॉट मनी जो है हेल्प करेगा पेमेंट, क्रेडिट, डिपॉजिट और कोई भी दूसरे फाइनेंशियल सर्विस है ये सब कुछ देने में। अब ऐसा तो नहीं है कि फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि ई कॉमर्स कंपनी जो है कोई भी यूपीआई जैसी सर्विस दे सकती है, क्योंकि यूपीआई जैसी सर्विस देने के लिए कोई ना कोई बैंक की नीड होगी। इसी की वजह से जो फ्लिपकार्ट ने पार्टनर किया है एक्सिस बैंक के साथ, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और एक्सिस बैंक इनका मेन पार्टनर है। लेकिन जो क्रेडिट वाली बात है, मैंने तो आपको बताया कि क्रेडिट वाली बात है, लेकिन जो क्रेडिट जो ऑफर करेगा, जो लोन ऑफर करेगा, जो एडवांसेस ऑफर करेगा, वो करेगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ 2 और पार्टनर है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी आपको ये 2 पार्टनर्स के नाम भी याद होने चाहिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो बैंकिंग न्यूज़ है वो है आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया रिवाइज सार करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024 से लेकर 27 तक। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क जो है कब लाया गया था। ये फ्रेमवर्क जो लाया गया था नवंबर 2012 में, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि शॉर्ट टर्म एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है कोई भी कंट्री का वो पूरा करना, और इवन अगर मान लीजिए कोई कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया तो उसको हेल्प करना। तो कंट्री कौन कौन सी है जो कि स्टार कंट्री के अंदर आती है? वो आती है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब मान लीजिए इसमें से कोई कंट्री है, अब मानते हैं हम अफगानिस्तान जो है जितना इंपोर्ट करती है उतना ही वो एक्सपोर्ट कर रही है, तो उस केस में जो इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सही रहेगा। अब मान लीजिए अफगानिस्तान ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है लेकिन एक्सपोर्ट कम कर रही है, तो उस केस में इनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाएगा, और उस केस में इनको कुछ शॉर्ट टर्म पैसे की नीड होगी। तो वही पैसे की नीड जो है आरबीआई पूरा करता है अंडर दिस फ्रेमवर्क। तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, और ये चेंजेस क्या किए हम पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि पहले कि ये जो पैसा है ये कौन मांग सकता है। जो भी ये सार्क के जो भी सेंट्रल बैंक है वो जो है आरबीआई से रिक्वेस्ट कर सकता है पैसे। तो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं वो पैसे 2 फॉर्म में हो सकते हैं। एक है इंडियन रुपी के फॉर्म में, या तो वो यूएस डॉलर और यूरो के फॉर्म में हो। अगर इंडियन रुपी के फॉर्म में हो तो उस केस में जो है जो भी ये कंट्रीज है वो ले सकते कुछ 250 बिलियन रुपी, और अगर उनको कुछ यूएस डॉलर या यूरो के फॉर्म में चाहिए होगा तो कुछ 200 बिलियन यूएस डॉलर जो है हमारे इंडिया से आरबीआई से ले सकते हैं। इस कार के जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है माइंड स्पेस, जो कि एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इन्होंने सिक्योर कर लिया है सस्टेनेबल लिंक्ड बॉन्ड, जो कि वर्थ करता है 650 करोड़ रुपीज़ का, और इसमें जो टर्नओवर होने वाला है ये होने वाला है 7 साल का। जैसे कि नाम से पता लग रहा है सस्टेनेबिलिटी, मतलब ये कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो ये सेम चीज़ है कि इन्वायरमेंट की जो बॉन्ड है, सस्टेनेबल लिंक बॉन्ड जो है, ये इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस मैट्रिक्स को नापते हुए ये बॉन्ड जो है दी जाती है। और ये मिला है किसको इस बार? माइंड स्पेस रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को मिला है। और ये जो इस बार दिया गया है वो दिया गया है बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि एक वर्ल्ड बैंक का ही मेंबर है। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई ने जो वेव्स एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है। पहले तो हम ये समझते हैं क्या होता है वेव्स एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट। ये एक तरह का फाइनेंशियल एकोमोडेशन देने का काम करता है जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या तो जो यूटी है उनको। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट हो या तो जो यूटी है कोई भी हो, तो उनको जो है पैसे की नीड होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसे देती है, तो उस केस में जो आरबीआई है वो पिक्चर में आता है। तो आरबीआई इस बार जो बढ़ाया है कुछ 28% तक बढ़ाया है। जो पहले था पैसे देती थी वो आरबीआई कुछ 40,000 करोड़ रुपए के आसपास देती थी, अब उसको बढ़ा के कुछ 60,000 करोड़ रुपए कर दिया है। अब ये क्या होता है हम ये समझते हैं क्या है ये वेव्स एंड मीन्स एडवांसेस। तो इसका मतलब ये हो गया एक तरह का टेम्परेरी जो पैसा देने का काम कर रहा है, टेम्परेरी एडवांस देने का काम करता है आरबीआई। जो भी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, ये इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देने का काम करता है, लेकिन अब हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो ये स्टेट गवर्नमेंट और यूटी को देने का काम करता है। और ये दिया जाता है कि अगर कभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट है
ये उनका जो है मिसमैच हो जाए पेमेंट और रिसिप्ट में, तब जो है ये पैसा दिया जाता है। और इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो रेपो रेट पे ही किया जाता है। और इसमें जो बोला जाता है कि इनको बोला जाता है कि रीपेमेंट करने के लिए वो लोन 90 दिन के अंदर ही अंदर। इसके बाद आरबीआई ने कुछ एक फिनक्यूरी करके भी एक एक्सक्लूसिव टू आवर विंडो का एक इनिशिएटिव लिया है। ये क्या है, नाम से पता लग रहा है, जैसे फिन मतलब क्या, फाइनेंशियल क्यूरी की इधर बात चल रही है। तो ये क्या करेगा, जो भी फिनटेक है वो जो भी इनके डाउट्स है, जो भी इनके क्यूरीज है, फिनटेक रिलेटेड क्यूरी, वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं जाके आरबीआई के ऑफिसर के साथ। और वो कहाँ पे जाके बात कर सकते हैं, बाय विजिटिंग द फिनटेक डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई जो मुंबई महाराष्ट्र में है। और ऐसा नहीं है कि ये 2 घंटे का एक्सक्लूसिव विंडो जो है ये हर दिन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। आरबीआई ने साफ साफ जो उनके सर्कुलर है उधर मेंशन कर दिया है कि ये जो है अवेलेबल रहेगा लास्ट वर्किंग वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ, वो भी 3 से 5 बजे तक ही। इसके बीच में ही जो है फिनटेक जो भी कंपनीज है उनको कोई क्यूरी हो या तो कोई पर्सन को क्यूरी हो फिनटेक रिलेटेड, तो वो जाके आरबीआई ऑफिसर से बात कर सकता है। इसके बाद आरबीआई ने ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट नेक्सस के साथ। और ये क्या हेल्प करेगा, जो भी क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट है, इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट है, इसको बढ़ावा देने में हेल्प करेगा बाय इंटरलिंकिंग द डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम को यूज़ करके। अब इसमें जो प्रोजेक्ट नेक्सस है इसके अंतर्गत जो कंट्रीज आती है वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो है मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया। ये सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं और ये जो है कोर मेंबर्स एज अ पार्टनर ऑफ FPS। तो अगर इंडिया इसका पार्ट बन गया तो अभी इंस्टेंट जो मनी ट्रांसफर हो पाएगी इनटू दिस कंट्री, लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया तो खुद है ही, ठीक है। इंडिया नहीं है, मतलब बाकी सारे कंट्रीज है। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है इसको लॉन्च किया गया है बाय स्विट्जरलैंड बेस्ड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के थ्रू। और ये एक तरह का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम वर्ल्ड वाइड देने का काम करने का एक प्रोजेक्ट है। तो ये जो है लागू अभी नहीं होगा, ये 2026 के बाद जो है ये लाइव हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। तो आपको ये थोड़ा डेट भी याद रखनी है, इसकी एग्जैक्ट डेट 2026 के बाद जो है ये लाइव हो जाएगा। नेक्स्ट सेबी का न्यूज़ है। सेबी के 2 न्यूज़ मैंने एक साथ ही कर दिया। तो सेबी ने राइज किया है जो भी बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट का थ्रेशोल्ड है इसको। पहले तो हम ये समझते हैं कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट क्या होता है। आपने ये पढ़ा होगा ना कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है बैंक में, बैंक की बात कर रहा हूँ ना, जीरो बैलेंस अकाउंट होता है जिसको कुछ बेसिक सर्विस अकाउंट की जैसे बोला जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट है तो वो क्यों दिया जाता है कि मोटिवेट करने के लिए जो भी फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं है लोग, वो भी जो है जाए बैंक में और वो जो है अपना खाता खोले जीरो बैलेंस में। तो वैसे कुछ ये बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट भी है जिसमें जो भी मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में घुसना चाहता है उनके लिए बनाया गया कि वो जो है घुस पाए। तो इसके लिए पहले जो लिमिट रखी गई थी वो 2 लाख रुपये रखी गई थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के 10 लाख रुपये कर दिया। तो ये जो है अब अभी लागू नहीं होगा, ये 1 सितंबर 2024 से लागू होगा। अब एक क्वेश्चन राइज होता है, अगर मान लीजिए किसी भी बंदे का पोर्टफोलियो 10 लाख से ऊपर हो जाए, अब मैं 10 लाख भी बोल रहा हूँ तो इसमें भी हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वो पढ़ते हैं कि पोर्टफोलियो अगर 10 लाख के ऊपर हो जाए तो क्या होगा। तो कोई भी अगर इंडिविजुअल है, अगर उसके पास एक डीमैट अकाउंट है और उसका अगर जो पोर्टफोलियो वो 10 लाख से कम हो फॉर बोथ डेप्ट और नॉन डेप्ट सिक्योरिटी में, तो उस केस में ये एलिजिबल है। और ये चीज़ पहले 2 लाख रुपये थी। अब मान लीजिए वो बंदे का 10 लाख रुपये से ऊपर जो है पोर्टफोलियो बन चुका है डीमैट अकाउंट में, तो उस केस में जो उसका अकाउंट था BSD है, वो अकाउंट जो है चेंज हो जाएगा रेगुलर अकाउंट में। अब ये फ़ायदा क्या होगा BSDA का, वो पढ़ते हैं। तो BSDA में ऐसा होता है कि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते अप टू 4 लाख। अगर 4 लाख का पोर्टफोलियो तो कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो तो उस केस में जो है एनुअल चार्जेस कुछ 100 रुपये करके लगते हैं। और उसके बाद हमें एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है कि उसके ऊपर कितने लगते हैं, इतना ही पढ़ो काफ़ी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है SBI ने लॉन्च किया है MSME सहज। MSME सहज जो है एक तरह का MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग देने का काम करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन देने का काम करेगा जो भी MSME पर्सन है। और ये जो लोन दिया जाएगा जो भी इनके GST रजिस्ट्रेशन सेल इनवॉइस है उसके बेसिस पे ही, और ये लोन कुछ 15 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा और ये अप टू 1 लाख तक मिलेगा। इसी के साथ SBI ने एक SME जो डिजिटल लोन भी लॉन्च किया था पिछले महीने, और उसके अंदर बोला गया था कि जो भी MSME जो भी रहेंगे एंटरप्राइज उनको जो है 45 मिनट्स के अंदर ही लोन मिल जाएगा। लेकिन उसके इसमें कुछ इन्होंने इन्वॉइस नहीं मांगी थी, लेकिन इसमें आपको याद रखना कि इसमें इन्वॉइस मांगी है जिसकी वजह से इनको जो है लोन 15 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा और 1 लाख तक मिलेगा। इसके बाद SCBC बैंक के ऊपर RBI ने कुछ पेनल्टी लगाई है, वो लगाई है कुछ 29 लाख, और ये लगाई है कि इन्होंने कार्ड रूल वायलेशंस किए हैं। अब कार्ड रूल वायलेशंस से साफ साफ पता लग रहा है यार, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या कोई डिफरेंट कार्ड्स जो रहते हैं जो निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने
ICICI के साथ पार्टनर किया हुआ है या फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनर किया है, तो वो जितने भी कार्ड्स हैं तो वैसे कुछ कार्ड के ऊपर वायरसेस लगाई है, किसके ऊपर HCBC बैंक के ऊपर किसने लगाई है, RBI ने लगाई है, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ लॉन्चेस पढ़ते हैं। इसमें आ रहा है कि ICICI बैंक ने लॉन्च किया है एक स्टूडेंट फॉरेक्स कार्ड। अब देखो फॉरेक्स का मतलब क्या हुआ, ये कुछ फॉरेन की बात चल रही है, ठीक है, और स्टूडेंट की बात चल रही है, इस नाम से पता लग रहा है, कार्ड के नाम से पता लग रहा है क्या होने वाला है, तो इसका थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये हेल्प करेगा जो भी इंडियन स्टूडेंट है जो कि अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए और उनको जो पैसे की नीड होती है, तो वो जो है ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि ICICI की तरफ से आता है, और ये जो है पावर्ड रहेगा वीज़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है HDFC ने लॉन्च किया है HDFC बैंक स्मार्ट वेल्थ ऐप, और ये स्मार्ट वेल्थ ऐप एक तरह का क्या करेगा, एक पर्सनलाइज पोर्टफोलियो प्लान है जो कि हेल्प करेगा, कभी भी वो मॉडिफाई और इवन पॉज भी कर सकता है अपने पोर्टफोलियो को, और ये जो है क्रिएट कर पाएंगे बाय यूजिंग द स्मार्ट जार जो है इन्होंने लॉन्च किया है। और इसके अंदर का ये बोला है कि इस ऐप के अंदर का ये जो है एक ही अकाउंट जो है लिंक हो सकता है जो ये स्मार्ट वेल्थ जो ऐप है इसके साथ। इसके साथ ही HDFC लाइफ ने एक ब्रिज द गैप कैंपेन लॉन्च किया जो कि इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस अवेयरनेस है इसको बढ़ाने का काम करेगा। बहुत लोग को पता नहीं होता यार लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या क्या है, तो उनको अवेयर करने के लिए HDFC लाइफ ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस। अब नाम से पता लग रहा है यार ये प्रीमियर की बात कर रहे हैं, मतलब अच्छे हाई वैल्यू कस्टमर्स को जो है ये देने का काम करेंगे। ये ब्रांचेस जो है उन्हीं के लिए बनाई गई है, तो ये ब्रांचेस बनाई गई है हाई वैल्यू कस्टमर के लिए, और ये बनाई गई रूरल और सेमी अर्बन मार्केट के लिए। देख रहे हो, अब देखो रूरल में हाई वैल्यू कस्टमर मिलने बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये जो है यूनियन बैंक ने ये चीज़ की है जिसकी से ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये रूरल के लिए किया हुआ है, ठीक है। अगर ये अर्बन के लिए किया होता तब भी एग्जाम के इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन पाता, क्योंकि अर्बन में मोस्टली हाई वैल्यू कस्टमर मिलने ईजी होता है, लेकिन ऐसा ब्रांच बनाना जो कि हाई वैल्यू कस्टमर को टारगेट कर रहा है रूरल एरिया में, तो वो बहुत अच्छी बात है और बहुत ख़राब बात भी है किसी बैंक के लिए, बिकॉज रूरल एरिया में मिलना मुश्किल होता है, तो जो भी उधर के एम्प्लॉयज़ हो गए उनके लिए मुश्किल होगी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इस पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं लोन के ऊपर। तो वर्ल्ड बैंक ने ये लोन दिया है कुछ 1.5 बिलियन का, और ये दिया है सेकेंड लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेबल डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन के लिए। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि इंडिया को ये हेल्प करेगा जो भी लो कार्बन एनर्जी के लिए डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। ये छोटा सा न्यूज़ था वर्ल्ड बैंक की तरफ से। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेशनल अफेयर्स। तो नेशनल अफेयर्स में पहला आ रहा है कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जैसे हमारे इंडिया में वैसे कुछ USA के नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं, तो ये असिस्टेंट है, सॉरी मिनिस्टर नहीं असिस्टेंट है, तो इनका नाम है जैक सविलियर। तो ये 2 दिन के विजिट में थे न्यू दिल्ली के, और इन्होंने मिला अजित डोवाल जी से, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तरह काम करते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे थे, ये सेकंड मीटिंग हो रही थी इंडिया और USA के बीच में ऑन क्रिटिकल एंड एमरजेंसी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये समिट, ये जो मीटिंग हो रही थी, ये दोनों मिले। तो ये समिट को जो लॉन्च किया था वो पहले पढ़ते हैं। तो ये समिट को लॉन्च किया गया था मोदी जी और फिर US प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। लॉन्च नहीं, अनाउंस किया गया था, और इसको जो लॉन्च किया गया था 2023 में जनवरी के महीने में, और ये जो है समिट को जो अनाउंस किया गया था वो जापान में किया गया था ऑन 24 मई 2022 में। अब इस समिट के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं, समिट है क्या। तो ये समिट जो है इमर्जिंग और न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करता है, वो सेमीकंडक्टर हो या AI हो, तो वो सब में फोकस करता है, ठीक है, वो सब के बारे में फोकस करता है ये समिट। तो ये समिट के बाद कुछ और इनिशिएटिव भी लिए गए हैं बाय नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स के असिस्टेंट जो कि US की तरफ से। तो इन्होंने जो एक अदर इनिशिएटिव ये लिया है, इसरो और नासा जो है लॉन्च करेगा, नासा इसरो सिमेट्रिक एपर्चर रडार, जिसको निसार भी बोला जा रहा है, और ये हेल्प करेगा कॉम्बैट करने के लिए क्लाइमेट चेंज और जो भी ग्लोबल दूसरे चैलेंजेस हैं उसके लिए। तो ये इसका जो टर्नओवर होने वाला है वो 3 साल का होने वाला है। इसी के साथ इंडिया USA जो है एक साथ काम करेंगे, और ये ट्रेन करेंगे इसरो के एस्ट्रोनॉट को कि वो जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा पाए और उधर जाके काम कर पाए। तो इसमें 2 इंडियन को जो है ट्रेन किया जाएगा, और उन दोनों में से एक इंडियन जो है अभी 2024 को ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा। अब किसी बंदे को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं पता, थोड़ा बताना चाहूँगा उसको। अब मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास एक सैटेलाइट जो है 24/7 जो है राउंड लगाते रहता है। तो इस सैटेलाइट में जो है, इस सैटेलाइट को जो है मोस्टली नासा और डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर जो है लॉन्च किया था। तो इसमें जो है रोटेशन में लोग जाते रहते हैं और कुछ रिसर्च करते रहते हैं। तो उसके लिए इंडिया कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के कोई पर्सनल जो है गए हैं, तो उसी के लिए जो है ये इंडिया को ट्रेन करेंगे पहले नासा वाले, और उसके बाद भेजेंगे
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसी के लिए ये कुछ जो इनिशिएटिव लिए गए हैं बाय जैक सबिलिन जी की तरफ से। उसके बाद चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने ग्रांट किया है नवरत्न स्टेटस दिया है मडगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इनको जो है नवरत्न का स्टेटस मिला और ये टोटल 13 जो है नवरत्न बच चुका है। और मिनीरत्न की बात करें तो मिनीरत्न जो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को जो है मिला है जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो ये दोनों के दोनों PSU तो आपको पता होना चाहिए कि नवरत्न कब बनते हैं, मिनीरत्न कब बनते हैं। ये थोड़ा स्टैटिक का न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ आने का मतलब आपको ये सब भी पता होना चाहिए। और इवन आपको जितने भी ये नवरत्न मिनीरत्न है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कौन से PSU आती है। मोस्टली आपको नवरत्न पता होना चाहिए और महारत्न पता होना चाहिए, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया था कि हॉल जो है कौन सी कैटेगरी का PSU है। अभी जो NICL का एग्जाम होता उधर ये पूछा गया था, तो आपको इसलिए थोड़ा इनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पता होना चाहिए कौन सा जो PSU है कौन सी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम रखा है इन्होंने तंबाकू फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैंपेन, और ये जो है एज अ पार्ट है नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के। तो इसमें जो बोला गया कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे तंबाकू फ्री जोन और तंबाकू फ्री एरिया और तंबाकू फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अभी ये जैसे नो स्मोकिंग एरिया होता है ना, वैसे कुछ तंबाकू फ्री एरिया जो है डिस्प्ले करेंगे जो भी स्कूल है या सराउंडिंग वाले एरिया स्कूल के उसके आसपास। बिकॉज तंबाकू यूज़ करने वाले जो मोस्टली अभी आपको मिलेगा यूथ है, और वो यूथ जो है वो निकलता है मोस्टली स्कूल से। अगर हम स्कूल से ही हम समझाना चालू कर दे कि तंबाकू कितना हार्मफुल है तो बहुत लोग पहले ही छोड़ देंगे अपने के लिए। ये जो है लॉन्च किया गया कैंपेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके बाद देखते हैं जतिन राम मांझी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME है। इन्होंने जो 2 चीज़ें लॉन्च की है, एक चीज़ लॉन्च की है, एक चीज़ जो है इंट्रोड्यूस की गई है। एक चीज़ जो लॉन्च की है वो की गई है MSME ट्रेड एनिमल एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, जिसको MSME टीम इनिशिएटिव भी बोला जा रहा है। ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक का जो रैम प्रोग्राम है उसके अंतर्गत, और इसको जो इंप्लीमेंट करेगा वो करेगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। अब पहले तो हम वर्ल्ड बैंक के रैम प्रोग्राम के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये रैम प्रोग्राम जो है फाइनेंशियली जो असिस्टेंट देने का काम करता है जो भी NSME के एंटरप्राइज है इनको, तो इसी के अंदर जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत ये बोला है कि ये जो बूस्ट करेगा ई-कॉमर्स सेक्टर को, और ई-कॉमर्स सेक्टर को बूस्ट करेगा वो भी किसके, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है उनके, और ये कर पाएंगे बाय यूजिंग द ONDC प्लेटफॉर्म। ONDC का मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई-कॉमर्स। तो ONDC के बारे में ऑलरेडी मैं डेली के एंटर से पढ़ा चुका हूँ, तो इधर ज़्यादा डिटेल में जाकर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसमें जो 270 करोड़ रुपये के आसपास जो है दिए जाएंगे 3 साल के लिए, और वो 3 साल कौन से 24 से लेकर 27 तक। उसके बाद एक कैंपेन जो है इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि ये जो है बूस्ट करेंगे जो भी वुमेन ओन माइक्रो एंटरप्राइज है इनको, और ये जो है Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में जो बिलोंग करेंगे इनको। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है सफाई बनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव, और ये लॉन्च किया गया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि ये हेल्प करेगा क्लीन और हेल्दी सिटी रखने के लिए। तो ये क्लीन और हेल्दी सिटी कैसे रख पाएंगे, बाय जो भी लोकल बॉडीज़ है उनको सिखाया जाएगा कि कैसे हैंडल किया जाए। कभी भी हैवी रेन होता है या तो हाइटेड हेल्थ रिस्क होता है, तो उस केस में कैसे बचा जाए, तो उसके लिए जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो है एनहेंस करने का काम करेंगे, प्रिपेयर करने का काम करेंगे। और ये मोस्टली काम करेंगे जून से अगस्त महीने में, क्योंकि इस समय जो है मोस्टली बारिश से होती है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन के, इन्होंने नोटिफाई किया है एक पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 का, जिसके अंतर्गत जो भी बंदा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा इन एग्जाम्स लाइक एंट्रेंस एग्जाम लाइक UPSC SSC IBPS RRB NT मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उस केस में उसके साथ दूसरे भी जो एग्जाम्स है उस केस में कुछ पनिशमेंट रखी गई है। तो पनिशमेंट रखी गई मिनिमम 3 साल और वो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और इसके साथ ही कुछ 10 लाख रुपए का फाइन भी लगेगा उस बंदे के ऊपर जो भी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा उसके ऊपर। नेक्स्ट, इंडिया एफिलिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इन्होंने लाइसेंस इंट्रोड्यूस किया है श्री यूनिवर्सिटी जो कि उड़ीसा की है, और ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बनी है ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो है सर्टिफाई किया गया है इंडिया का। ठीक है, एक छोटा सा न्यूज़ था। नेक्स्ट, नीति आयोग ने रिलीज किया गाइडलाइन फॉर यूटिलाइजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्टील स्टैक इन रोड कंस्ट्रक्शन। पहले तो स्टील स्टैक रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है वेस्ट मैनेजमेंट जो भी जनरेट होता है स्टील प्रोडक्शन से, उनको यूज़ किया जाता है और उसी से जो है रोड बनाया जाता है। ये और ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला नहीं, ऐसा साइंटिफिक प्रूफ भी है
कि जो हमारे इधर जो रोड बनाया जाता है कोल से बनाया जाता है ना, तो वो कोल से भी ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा ड्यूरेबल ये स्टील प्रोडक्शन वाले रोड है, जिसको बोला जाता है स्टील सेक रोड। और ये स्टील सेक रोड जो है ऑलरेडी सूरत में जो है पहली बार बनाया गया था। तो इसके अंतर्गत जो है कुछ गाइडलाइन जो है रिलीज किए गए हैं, और इस गाइडलाइन को जो है डेवलप किया गया है बाय नेशनल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो है गाइडलाइन रिलीज किया गया है ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्टैक हो रहा था यहाँ पे जो है ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। ठीक है, ये मैं लिखने भूल गया, लिख दूंगा पीडीएफ में। ये न्यू दिल्ली में हो रहा था, तो इधर जो है ये गाइडलाइन जो है रिलीज किए गए हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने सेलिब्रेट किया है 9th एनिवर्सरी ऑफ 3 स्कीम्स, जो कि स्कीम जो है लॉन्च हुआ था 2015 में और अब 9 साल हो गए हैं। वो कौन कौन से? वो है अटल मिशन। वो कौन कौन से? वो है अटल मिशन फॉर रेजिडेंशियल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृत भी बोला जा रहा है। और इसके अंतर्गत इसका पर्पज़ ये था कि जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है ये करना। इसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन का पर्पज़ ये था कि 100 स्मार्ट सिटी जो डेवलप करना है इंडिया को। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसके अंतर्गत ये था कि हाउसिंग प्रोवाइड करना है जो भी अर्बन हाउस होल्ड है उनको। तो ये इनकी जो है 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 9 साल कंप्लीट होने की वजह से ये 3 स्कीम जो है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के लिए, और इसकी जो डिटेल में आपको ये स्कीम भी पढ़ना जरूरी है। मैं ट्राई करूँगा कि जो इसकी स्कीम जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो एक साथ आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे सकूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ कोलैबोरेशंस हैं। अब कोलैबोरेशन थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं क्योंकि हमें कुछ न्यूज़ ज़्यादा डिटेल में पढ़नी होती है और कुछ नहीं। तो ये सारे न्यूज़ जो कुछ नहीं में आते हैं। तो डिफेंस की PSU जो कि है गार्डन रिसर्च बिल्डशिप इंजीनियर, इन्होंने पार्टनर किया है जर्मन बेस्ड कंपनी के साथ, और ये जो है 4 मल्टीपर्पज़ शिप जो बनाने वाले हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है वो 33 मंथ्स के लिए हुआ है। इसके बाद ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो आधार फाइनेंसिंग सर्विस लिमिटेड को कुछ 60 मिलियन जो है $US दे रही है कि वो सपोर्ट कर पाए जो भी हाउसिंग लोन है वुमेंस को उनके लिए। और इसके बाद आ रहे हैं मुंबई जो मेट्रोपोल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने पार्टनर किया है जर्मन की कंपनी, इसका नाम है KfW, और ये हेल्प करेगी KfW कुछ 850 करोड़ रुपए देने के लिए जो भी मुंबई का अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको। ठीक है। नेक्स्ट, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने थाल्स ग्रुप के साथ पार्टनर किया जो कि फ्रांस की MNC है। और थाल्स ग्रुप जो है ये हेल्प करेगी अदानी को कि अदानी जो है इंडिया में 70 mm रॉकेट बना पाए, मैन्युफैक्चर कर पाए। ठीक है। इसके बाद DBS बैंक इंडिया ने पार्टनर किया है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि हेल्प करे जो भी प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग देने के लिए काम करेगा MSME को। तो इसके बाद DBS बैंक जो है पहली बैंक बन चुकी है जिसने पार्टनर किया है RFIL के साथ, जो कि एंड टू एंड फाइनेंशियल देने का काम करेगा MSME और SME जो भी एंटरप्राइज है इनको। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने पार्टनर किया है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, और ये 3 जो है सिस्टम एडवांस टेस्टिंग सिस्टम जो है बनाने जा रहे हैं चेन्नई तमिलनाडु में। तो आप ये 3 के नाम पढ़ सकते हो। एक है यूनाइटेड एरियल सिस्टम जिसको डेवलप करेंगे कैल्ट्रॉन जो कि केरला की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर जो कि बनाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स जो कि डेवलप करेगा इंडियन ऑप्टिक्स जो कि देहरादून बेस्ड है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ, और ये सपोर्ट करेंगे जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के वुमेन्स हैं उनको, और इनको जो है रूरल वुमेन्स को हेल्प करेंगे, रूरल एंटरप्राइज है उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, आने से सपोर्ट देंगे। तो ये जो लॉन्च किया जा रहा है इन द लाइन ऑफ लखपति दीदी के अंतर्गत ये बोला जाता है कि जो भी हमारे रूरल वुमेन्स हैं उनको जो है लखपति बनाया जाएगा। इसके बाद नाबार्ड ने पार्टनर किया है ऑनलाइन PSB लोन लिमिटेड के साथ, और ये जो है डिजिटलाइज करने का काम करेंगे जन सुरक्षा स्कीम बाय यूजिंग द RBI का जो RBI नहीं RRB, जो भी RRB का टेक्नोलॉजी है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है CBSB बोला जाता है, उसकी मदद से कनेक्ट करेंगे जन सुरक्षा पोर्टल को, और उसकी बेसिस पे जो भी रूरल पीपल है वो जो है फ़ायदा उठा पाएंगे। अब जन सुरक्षा के स्कीम के अंदर का टोटल 3 स्कीम आता है। आप मुझे बताइए कौन कौन से स्कीम आते हैं, उसमें से मैं आपको बताता हूँ। एक अटल पेंशन योजना, बाकी 2 स्कीम आप कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की CM मनोज मोहन यादव ने पार्टनर किया राजस्थान के CM के साथ, और ये बहुत पुराना था, बहुत पुराना था। ठीक है, तो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया कुछ 70,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, इंटरलिंक प्रोजेक्ट जिसका नाम है पार भारती खालिस चंबाल इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि भोपाल
मध्य प्रदेश में है। तो ये प्रोजेक्ट 2004 में पेमेंट हो गया था, लेकिन ये दोनों स्टेट्स कभी एक पॉइंट में नहीं आए इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए। उसकी वजह से अब तक 2 डिकेड के बाद ये प्रोजेक्ट जो है बनने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स पढ़ते हैं। तो इसमें आएगा यूनेस्को के फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर फॉर यूथ अपॉइंट किए गए हैं 17 को। और ये 17 जो है साउथ कोरिया के एक पॉप बॉय बैंड है, तो इनको जो है अपॉइंट किया जा रहा है। और ये इसको इनके साथ ही ये दोनों मिलके जो है एक प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। और इसके साथ बोला है कि 17 जो है कुछ 1 बिलियन जो है फाइनेंस करेगा अंडर दिस इनिशिएटिव। नेक्स्ट, डिप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी जी को एज अ क्या बनाया जा रहा है, कन्वेंटल रिकंस्ट्रक्टेड जीएसटी पैनल का मेंबर बनाया जा रहा है और ये रिप्लेस करेंगे सुरेश खन्ना को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, लेकिन थोड़ा पढ़ लेना तब भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एनसी झा को एज अ एमडी एंड सीईओ बनाया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का, और ये रिप्लेस किया है किशोर कुमार को। और इसने काफ़ी एग्जाम के लिए, बाकी यही है कि ये पहले थे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट में ज़्यादा डीप में पूछते भी नहीं है, सीधे ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, तो आपको भी ऊपर ऊपर से पढ़ना है। ओम बिरला पिछली बार भी स्पीकर थे, तो इस बार 17 लोकसभा के स्पीकर थे, तो इस बार 18 लोकसभा के स्पीकर बनते हुए ये 2 बार जो है स्पीकर बन चुके हैं हमारे इंडिया के कंजर्वेटिव ग्रुप। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में जो लड़ रहे थे वो कांग्रेस की तरफ से सुरेश जी लड़ रहे थे। उसके बाद सुनील नागल को एज अ बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोसर बनाया गया। इससे साथ ही इससे पहले जो है पीवी सिंधु को बनाया गया था और शेफाली वर्मा को भी बनाया गया था, और अब सुमित नागल जी को भी बनाया गया। टोटल 3 जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोसर हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन जो महाराष्ट्र बेस्ड है, इसके लिए जो है ये पृथ्वीराज जी को सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद अपॉइंटमेंट से सारे अपॉइंटमेंट ही पढ़ते हैं हम। उसमें आ रहे हैं मार्क रूते, जिनको एज अ नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बनाने वाले हैं नाटो के, और ये रिप्लेस करेंगे जैन को। ठीक है, और ये पीएम ऑफ नॉर्वे थे और ये ऑफिस लेंगे 1 अक्टूबर 2024 के बाद। और ये जो पर्सन है ये रिप्लेस भी होने वाला है एज अ पीएम ऑफ नेदरलैंड। ये नेदरलैंड के पीएम है, तो इनको रिप्लेस करेंगे स्कूफ। ये अजीब सा नाम है यार, स्कूफ जो है इनको रिप्लेस करेंगे। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये बन जाएंगे नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल 1 अक्टूबर 2024 के बाद। इसके बाद 27 चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है CS छेत्री जी को, और ये जो है रिप्लेस करेंगे DK खन्ना जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। इस बार कॉन्सेप्ट 27 चेयरमैन बनने वाला है और ये रिप्लेस करेंगे DK खारा जी को, जो कि अभी इनका जो है टर्नओवर एंड होने वाला है 28 अगस्त 2024 के बाद। और ये कैसे सेलेक्ट होते हैं, जो SBI के चेयरपर्सन है ये सेलेक्ट होते हैं बाय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो के थ्रू। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीकन रेवेन्यू सर्विस कमिश्नर जो है बनाया गया है एल वर्ट को, तो आपको ये भी थोड़ा याद रखना है। इसके बाद मोहंती, ये आपने नाम पहले भी सुना होगा, ठीक है, S मोहंती, सिद्धार्था मोहंती, इनको जो है रीअपॉइंटमेंट किया गया है एज अ MD एंड CEO ऑफ LIC। ठीक है, इसके बाद ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पूमा इंडिया की, वो बनाया है रियाग पराग, जो कि आपने IPL में देखा हो, राजस्थान रॉयल में बहुत अच्छा खेले थे। और नीतीश कुमार रेड्डी को जो है क्रिकेटर है दोनों के दोनों, तो इनको बनाया गया। किसी बंदे को नहीं पता तो बता देता हूँ। इसके बाद जस्टिस BR सरंगी, ये एज इनको चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड बनाया गया है, और ये रिप्लेस करेंगे चंद्रशेखर जी को, श्री चंद्रशेखर जी को रिप्लेस करेंगे। वापस से अपॉइंटमेंट्स, मुझे लगता है ये हफ्ते में पूरा अपॉइंटमेंट भर भर कर डाला हुआ है यार। ठीक है यार, जितने अपॉइंटमेंट्स हैं वीडियो पॉज करो, पढ़ लो। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो बताया था। ठीक है, तो ये 3 अपॉइंटमेंट जो है पढ़ते हैं, मिलिट्री तरफ से आ रहा है और ये एक सीक्वेंस पे होने वाला है, तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। पहले तो हम लास्ट वाला अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं, तो ये दोनों पढ़ लेना। ठीक है, ये दोनों आप पढ़ लेना, मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें लेफ्टिनेंट जनरल जो सेन गुप्ता, इनको जो है जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ बने हैं सेंट्रल कमांड के, और ये जो है रिप्लेस करेंगे NS राजा सुब्रमण्य जी को। तो NS राणा राजा सुब्रमण्य जी, आप इसको उठा के आप इधर डाल दो। ठीक है, तो ये जो है अपॉइंट हुए हैं एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये जो है रिप्लेस करेंगे उपेंद्र द्विवेदी जी को। तो ये उपेंद्र द्विवेदी जी जो है इनको उठा के आप इधर रख दो। तो उपेंद्र द्विवेदी जी को अपॉइंट किया गया एज अ 13 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये रिप्लेस करेंगे मनोज पांडे जी को। अब ऐसा नहीं है कि मनोज पांडे जी भी आगे उठ के कहीं यहाँ पे आ जाएंगे। मनोज पांडे जी का हो गया भाई, रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया, तो ये रिटायर होंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये था जो 3 न्यूज़ है वो आपको एक साथ ही याद हो जाएगा कि सेन गुप्ता आए तो
RS राजा जी चले गए, तो RS राजा जी कहाँ चले गए, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में चले गए। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में NS राजा जी गए, तो उन्होंने रिप्लेस किसको किया, उपेंद्र त्रिवेदी जी को किया। और उपेंद्र त्रिवेदी कहाँ चले गए, 13 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में चले गए। मतलब एक एक स्टेप बढ़ाते जाओ, तो इससे आपको एग्जाम में याद भी रहेगा पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने आपको एक साथ कर दिया। नेक्स्ट एक प्रपोजल है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने कुछ 860 जो है करोड़ रुपये देने की बात की गई है, और ये बूस्ट करेगा जो भी वेस्ट बंगाल का, ये WB मतलब वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल का जो भी अर्बन स्वच्छता इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट रैंकिंग और इंडेक्स एंड रैंकिंग पढ़ते हैं। तो इसमें आ रहा है ग्लोबल लिवलीहुड इंडेक्स 2024 का, जो कि रिलीज करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसमें वेनिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में है, ये जो है पहले नंबर पे है। दूसरा जो है डेनमार्क की जो कैपिटल हुआ है, और तीसरी जो है स्वीडन की कैपिटल आई है। और सबसे खराब जो सिटी रहने लाएगा वो डेनमार्क की है। नेक्स्ट चलते हैं कमेटी, 26 एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, ये बनाई गई है, और इसको जो हेड करेंगे विश्वनाथन जी। और ये जो भी डेटा है, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है गवर्नमेंट का, वो जो देने का काम करेंगे, कैसे जो है देना चाहिए डेटा, तो उसके ये जो है बनाएंगे हैं। और इसका जो टर्नओवर होने वाला है इस कमेटी का, वो 5 साल का होने वाला है। तब बनती है जब भी कभी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसके बाद। तो ये मान लीजिए लोकसभा का ये कमेटी है, तो लोकसभा का अभी भी रिसेंटली इलेक्शन हुए, तो इसी वजह से वापस से ये कमेटी बनी है। नेक्स्ट 15 मेंबर वर्किंग कमेटी बनाई है सेवी तरफ से। ये बैंकिंग न्यूज़ है, तो इंपॉर्टेंट है, ये कमेटी आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो है हेड करेंगे, तो जो हेड करेंगे वो करेंगे जी पद्मनाभन। और ये जो है ड्राइव ट्रेडिंग नॉर्म्स जो है उसको डेरिवेटिव ट्रेडिंग नॉर्म्स के रिव्यू करने का काम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब अवार्ड, ये पिट्जलर अवार्ड 2024 का है, जिसको अरुंधति रॉय ने जीता है, इंडियन ऑथर है, इन्होंने जीता है। और इधर बाकी डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, इवन आप PDF से पढ़ सकते हो मेरे। तो ये आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख करता हूँ। इसके बाद आता है 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़, और ये दिया गया है जो भी अनपब्लिश्ड शॉर्ट फिक्शन बुक्स है उनके लिए ही दिया जाता है। और इसको जो रिलीज़ किया गया है, ये लंदन बेस्ड UK बेस्ड कॉमनवेल्थ फाउंडेशन है, ये जो रिलीज़ करती है। तो ये जो अवार्ड दिया गया इस बार संजना ठक्कर को दिया गया है, और ये दिया गया है फॉर हर स्टोरी ऑफ ऐश्वर्या की स्टोरी के लिए ये दिया गया है, ठीक है। अटल पेंशन योजना अवार्ड ये दिया गया है BOI को, और ये दिया गया है बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। और ये दूसरी बार ऐसा है कि BOI को ये अवार्ड मिल रहा है, पिछले साल भी मिला था। इसका रिपोर्ट पढ़ते हैं। तो इंडिया हैंडेड 2024 मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड एनुअल रिपोर्ट, जो कि निकाला है ब्रांड फाइनेंस ने। इसमें आपको जो टॉप में स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड मिलेगा वो टाटा मिलेगा, सेकंड नंबर पे इन्फोसिस, थर्ड नंबर पे HDFC। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की बात करें तो ताज मिलेगा, फिर अमूल मिलेगा, फिर मिलेगा LIC, और फिफ्थ नंबर पे जो आता है वो SBI आता है। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसके बाद FATF मतलब फाइनेंशियल टास्क फोर्स, इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च किया जिसका नाम है म्यूचुअल एवोल्यूशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत बोला गया कि इंडिया जो है रेगुलर फॉलो ऑफ कैटेगरी में आता है। इंडिया के साथ जो है रशिया, फ्रांस और इटली भी, यूके और इटली भी आता है। तो ये क्या करता है, ये रिपोर्ट जो दिया जाता है कैसे जो है वो कंट्री फाइट कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे फाइट कर रही है, फाइनेंशियली टूरिज्म में कैसे फाइट कर रही है। तो उसके लिए जो है ये रिपोर्ट दिया जाता है, जिसमें इंडिया को जो है रखा गया है इन रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में। इसके बाद वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ तो 40 जून 2024 का रिपोर्ट, जिसके अंदर बोला है कि इंडिया को कुछ 120 बिलियन जो है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस मिला है, और इंडिया को ही सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है, ठीक है। कहीं भी आप देख लो, सबसे ज़्यादा जो है इंडियन ही बाहर जा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं और इंडिया में वापस भेज रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया को मिलता है। उसके बाद आप देखो मैक्सिको को, और उसके बाद चाइना को। ये टॉप 3 पढ़ लो, एग्जाम के लिए इतने काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं डिफेंस की न्यूज़ में, जिसमें आ रहा है कि DRDO ने हैंड ओवर किया मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्टिकल रॉकेट, जो कि इंडियन नेवी को दिया जा रहा है। अब इस रॉकेट के बारे में पढ़ते हैं, रॉकेट करता क्या, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या करेगा, ये एक तरह का शील्ड बनाएगा, ऐसा क्लाउड बनाएगा। हम कोई रडार है, ड्राइंग थोड़ी ख़राब बन रही होगी। अब मान लीजिए कोई रडार है, अब वो रडार अगर सिग्नल भेजने की कोशिश करेगा ना, तो इस शील्ड की वजह से, ये शील्ड बनने की वजह से इधर अगर कोई एरोप्लेन है, फाइटर जेट है, या इवन कोई टैंक है, इवन कोई डिफरेंट रडार के इक्विपमेंट्स हैं इंडियन नेवी के, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो यही काम है कि ये जो है रिड्यूस कर देता है रडार डिटेक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं, 29 एडिशन ऑफ फ्रेम पैक, जो कि होता है इंडियन नेवी और US नेवी के बीच में
और इस पर जो भाग लेगा वो INS सवेलिक जो है भाग लेने वाला है। और अब रैम्पेक का थोड़ा थीम भी पढ़ लेते हैं एग्जाम के लिए, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका थीम है पार्टनर्स इंटीग्रेट एंड प्रिपेयर, इसका थीम है। इसके बाद 16 एडिशन ऑफ नॉर्मेटिक एलिफेंट 2024, ये जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये एक्सेस होती है। और इसकी जो लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये मेघालय में ये एक्सेस होने जा रही है। तो इसमें जो भाग लेंगे वो सिक्किम के स्क्वाड जो है भाग लेने वाले हैं। नेक्स्ट 13 एडिशन ऑफ मैत्री एक्सरसाइज, ये मैत्री एक्सरसाइज मोस्टली इंडिया और थाईलैंड के मिलिट्री एक्सरसाइज, मोस्टली क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडिया और थाईलैंड के बीच में ही होता है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। और 2024 में ये थाईलैंड में हो रहा है, तो इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 2019 में पूछा जाना चांस कम है, लेकिन तभी पूछा जा सकता है कि ये मेघालय में ही हुआ था, उन्नई में, ये मेघालय में ये उन्नई लोकेशन है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुआ था। नेक्स्ट साइंस एंड टेक, तो इसमें आ रहा है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि एक इसरो का ही कमर्शियल आर्म है, इन्होंने पार्टनर किया है स्पेस मशीन कंपनी के साथ, और ये दोनों मिलकर लॉन्च कर रहे हैं सेकेंड ऑप्टिमम स्पेसक्राफ्ट, जो कि वेट करता है कुछ 450 किलो का, और ये लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिज़ाइन एंड बिल्ड स्पेसक्राफ्ट है अब तक, ठीक है। इस स्पेसक्राफ्ट का दूसरा अगर नाम देखो तो आपको मिलेगा कि स्पेस माइत्री इसका नाम रखा गया। ये काम क्या करता है, इसका काम रहेगा जो भी स्पेस की डेब्रिस होती है उसको जो है साफ़ करने का, या तो मैं बोलूँगी जो भी डेब्रिस होती है उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए उसको एड्रेस करने का ये काम करेगा ये मिशन, ठीक है। सॉल्व करने का काम नहीं करेगा, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये जो है एड्रेस करने का काम करेगा। थोड़ा मेरे मुंह से गलत निकल गया तो इसको संभाल लेना। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कि स्पेस की तरफ से ये नासा का एक 4th एंड फाइनल वेदर सैटेलाइट, जो कि हेल्प करेगा नासा के जो भी वेस्टर्न हेमस्फीयर है उधर जो भी सेफ्टी ऑफ पीपल है उनको उनका डेटा जो है देखने के लिए, कि इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर के लिए जो है लॉन्च किया गया। इसके बाद एडवांस लैंड ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 4 डिहाची 4 जो है लॉन्च किया है, ये जापान ने लॉन्च किया, और इसके बारे में पढ़ सकते हैं, एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, और ये भी डिजास्टर नापने का काम करता है। और मैंने ऑलरेडी तो लेसन पॉइंट लिख कर रखा है, तो ये एग्जाम के लिए मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट ये कोलैबोरेशन है, वो ऊपर वाले कोलैबोरेशन के साथ नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने इधर ही ऐड कर दिया, जिसमें बोला गया कि एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया परिमल कैपिटल के साथ, और ये दोनों पार्टनर करके जो हेल्प करेंगे MSME और होम सेगमेंट में लोन देने के लिए। इसका स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो F1 रेसिंग में जो इस बार ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हो रहा था 2024 में, इसमें जो विनर बना है वो मैक्स वर्स्टेपेन नहीं बना है। इस बार जो बना है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि हर बार जो बनता है वो मैक्स वर्स्टेपेन ही बनता है, तो इसलिए F1 रेसिंग में मैक्स वर्स्टेपेन ही आ जाता है। लेकिन मैक्स वर्स्टेपेन की जगह इस बार रसल जी बने हैं, जो मर्सिडीज के चलाते हैं, ठीक है। तो और ये ब्रिटिश के ड्राइवर है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद एक बुक की बात करते हैं, तो मनोज बाजपेयी की ये बायोग्राफी है, इसको पीयूष पांडे जी ने लिखा है, और ये पहले अगर इसकी हम देखें तो इसकी जो हिंदी कॉपी थी उसका नाम था मनोज बाजपेयी कुछ पढ़ने की जिद, और इसको जो है ट्रांसलेट किया गया है बाय इनटू इंग्लिश, और वो क्या है ऋषभ व्यास ने, तो आपको ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। इसका पोर्टल भी यार इस बार बहुत दबा के डाले हैं, इस वीक में बहुत सारे पोर्टल जो है लॉन्च किए गए हैं, वो है या की जो है लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये हेल्प करेगा डेटा मैनेजमेंट और डेटा शेयरिंग, जो भी इंडिया के ऑफिशियल स्टेटस है तो स्टैटिस्टिक्स है उसको जो है शेयर करने का काम करेगा ये पोर्टल। नेक्स्ट फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल जो है लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से, और इसके अंतर्गत ये बोला गया कि जो भी फोना स्पीसीज है वो रिपोर्ट जो है इस पोर्टल में पब्लिश की जाएगी। और इसके बाद इंडिया जो है पहली कंट्री बन चुकी है ऐसा जो कंप्रिहेंसिव चेकलिस्ट बनाया है फोना के टर्म पे। नेक्स्ट चलते हैं निर्मल पोर्टल जो है लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने, जो कि सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा 1 लाख रुपए तक जो भी UPSC कैंडिडेट है उनको। ये कैसे हेल्प करेगा कि पैसे दे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हेल्प कर पाएगा जो भी UPSC कैंडिडेट है। ऐसा नहीं कि कोचिंग सेंटर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, पैसे दिए जाएंगे, और वो पैसे ऐसे नहीं कि हर किसी को जो भी UPSC प्रीलिम्स क्लियर करेगा उनको दिए जाएंगे, और जो भी कैंडिडेट है उनकी फैमिली इनकम भी 8 लाख से कम होनी चाहिए, और वो कैंडिडेट जो है ST SC फीमेल या थर्ड जेंडर होना चाहिए, तभी जो है ये एलिजिबल है इस पोर्टल, या तो मैं बोलूँ जो भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देने वाले हैं ये मिनिस्टर्स इसके अंदर को। लोकपाल मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के CM ने, और ये ऐप जो है एनेबल करता है पब्लिक को कि वो रिपोर्ट कर पाए जो भी रोड प्रॉब्लम्स हैं, और वो रिपोर्ट कर पाएंगे बाय टेकिंग पिक्चर्स और सेंडिंग इमेजेस डायरेक्टली टू द एप्रोप्रिएट ऑफिसर्स को देके। अब इसके लिए जो है रोड प्रॉब्लम जो है बोला गया है कि 7 दिन के अंदर ही किया जाएगा, अगर फोटो भेजा उसके 7 दिन के अंदर ही सॉल्व किया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है मध्य प्रदेश के CM का। और इसको जो डेवलप किया गया है बाई PWD मध्य प्रदेश के, और जो मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्ट्रॉनिक
डेवलपमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये। तो ये एग्जाम के लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, आपको बाकी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी कि ऐप का काम क्या है, किसने लॉन्च किया है और कितने दिन में ये जो है सॉल्व करने का काम करेगा, 7 दिन में सॉल्व करने का काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसने डाउनलोड किया इतना एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्टेट का नहीं होता। नेक्स्ट पोर्टल चलते हैं। वेब पोर्टल लॉन्च किया फॉर फास्टर सेटलमेंट फॉर अंडर AFI, तो वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर वेलफेयर ने किया है, और इसको डेवलप किया गया था बाई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने मिलकर। तो ये वही हेल्प करेगा कि जैसे नाम से बताया कि जो टाइमली सेटलमेंट है 1 दिन के अंदर ही सेटल करने का काम करेगा, और इस पोर्टल को यूज़ कर पाएंगे बाई बैंक, जो भी सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स है वो, और जो भी नाबार्ड है वो भी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और ये हेल्प करेगा जो भी फार्मर्स और एग्रीकल्चर एंटरप्राइज है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं एग्रीकल्चर में उसको उसमें फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट ले सकते हैं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम हेल्प करेगा। नेक्स्ट कृषि कथा, एक तरह का ब्लॉग सेट बनाया है, जैसे कि नाम से बताया है कृषि मतलब फार्मर्स, और कथा मतलब स्टोरी, मतलब कि सक्सेस स्टोरी बताई जाएगी जो भी इंडियन के फार्मर्स हैं अंडर दिस ब्लॉक सेट। नेक्स्ट कुछ जियो पोर्टल जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रवान पंचायत 5.0, जिसको लॉन्च किया गया है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स होता है उस रूरल एरिया में उसको डिजिटलाइज करने के लिए। और उसके बाद एक नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट में निकाला गया, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट या जो भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो सकता है इंडिया और नेबरहुड कंट्री में, उसके लिए हेल्प करेगा। मतलब लोकेशन बताएगा, मान लीजिए कि इधर डिजास्टर होने वाला है या इधर अर्थक्वेक आने वाला है, तो उससे पहले बताने का काम करेगा ये डेटाबेस। और ये दोनों को जो डेवलप किया गया वो इसने डाउनलोड किया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेट की न्यूज़, जो कि वन लाइनर्स है, ठीक है। अब वीडियो पॉज करो और इसको पढ़ लो, इसको एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं बनता। और ये वन लाइनर्स और ज़्यादा जो आप वीडियो पॉज करो, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है और मेरा भी गला सूख रहा है, तो इसको पढ़ लो। और अगर आपको PDF चाहिए, PDF फॉर्म में पढ़ना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो।